यूनिट डेली बेसिस पे दोस्तों हम लोग एक एमसीक्यूज यूनिट को कवर कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग एवीएफएम के यूनिट 10 के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है कैपिटल बजटिंग फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी दोस्तों कैपिटल बजटिंग कैसे होगा किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, आइए डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये एमसीक्यू सेशन रहेगा इसमें आपको एक एक कंसेप्ट को समझाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि सही आंसर यही क्यों है। तो होपफुली आप इस सेशन को एंजॉय करेंगे। चलिए शुरुआत करते दोस्तों। आज का आपके लिए एक विशेष ऑफर है, वीकेंड ऑफर है दोस्तों। आज के सभी सीआईबी के कोर्सेज पे आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। चाहे हमारा आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑप्ट करें या मॉक टेस्ट प्लान ऑप्ट करें या पीडीएफ प्लान ऑप्ट करें, सभी पे दोस्तों आपको 20% ऑफ दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है कि आप इस मैसिव 20% डिस्काउंट का लाभ उठाएं और सीआईबी की प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से करें। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि एक कूपन कोड है जिसे अप्लाई करना है। कूपन कोड का नाम है वीकेंड 20 और जाके आप इसे अप्लाई करें हमारे ऐप पे। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कर लें और इस कूपन कोड को अप्लाई कर लें और 20% डिस्काउंट पाएं सभी के सभी कोर्सेज में एज पर योर रिक्वायरमेंट, आइदर इट इज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, पीडीएफ प्लान और मॉक टेस्ट प्लान। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग अपने वीडियो लेसन को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कैपिटल बजटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। दोस्तों मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ बेसिकली कैपिटल बजटिंग है क्या। देखिए, कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस होता है कि आप जिसके द्वारा आप डिसीजन ले सकते हैं किसी लार्ज या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। राइट, यू कैन टेक डिसीजन अबाउट लार्ज एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल बजटिंग एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है ताकि आप डिसीजन ले सकें लंबा या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर क्या क्या हो सकता है दोस्तों। इसके अंदर नया हो सकता है कि न्यू प्लांट, न्यू इक्विपमेंट। राइट, इस इन्वेस्टमेंट में आपका न्यू प्लांट, न्यू इक्विपमेंट, फिर R&D आ सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ सकता है, या दोस्तों आपका एक्विजिशन आ सकता है। इट कैन इंक्लूड एक्विजिशन। तो इस कैपिटल बजटिंग का गोल क्या होता है दोस्तों, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ कैपिटल बजटिंग। सो इस कैपिटल बजटिंग का मेन गोल ये है दोस्तों कि आप आइडेंटिफाई करें वैसा इन्वेस्टमेंट जो कि आपको हाईएस्ट रिटर्न दे। देखिए, आपने लार्ज और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो देखा, लेकिन ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको हाईएस्ट रिटर्न देगा, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। समझ में आ गया दोस्तों। अब जरा ऑप्शंस को देखिए। पहला ऑप्शन कर रहा है शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर डिसीजन। देखिए, शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर डिसीजन जो है एडहॉक बेसिस पे लिया जाता है, इट्स रिटर्न ऑन एडहॉक बेसिस। ये जो डिसीजन है ये कुछ फैक्टर्स पे होते हैं, जैसे हमारा करंट कैश फ्लो कितना है, हमारी इमीडिएट क्या नीड है, हाँ, तो ये सभी बेसिस पे होती है। तो जैसे देखिए, शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर डिसीजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्राइमरी फोकस नहीं है कैपिटल बजटिंग का। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी दोस्तों, ऑप्शन ए इनकरेक्ट, आपको समझ में आ गया। ऑप्शन सी को देखिए क्या कर रहा है, टू मेक इमीडिएट एक्सपेंडिचर डिसीजन। देखिए ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि दोस्तों कैपिटल बजटिंग में आप इमीडिएट एक्सपेंडिचर डिसीजन नहीं लेते हैं। ऑप्शन डी भी गलत है, यहाँ कर रहा है रैंडम भी आप नहीं लेते हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर है लॉन्ग टर्म, यानी आपको लंबे अवधि के लिए यदि आपको एक्सपेंडिचर डिसीजन लेना है तो ये हमारा कैपिटल बजटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है कि व्हाई इज डीप एनालिसिस नेसेसरी फॉर मेकिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों डीप एनालिसिस क्यों जरूरी है। दोस्तों ये जितने भी एमसीक्यूज है सारे के सारे आपके एमसीक्यूज बुक से लिए गए, मैकमिलन बुक से लिए गए हैं। फ्रेंड्स, मैकमिलन बुक के मैंने एक यूनिट के लगभग 100 से 200 एमसीक्यूज प्रिपेयर किए हैं, जिसका लाभ आप हमारे पीडीएफ कोर्स के द्वारा उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाई इज डीप एनालिसिस नेसेसरी फॉर मेकिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों देखिए, जब आप किसी दूसरे कंट्री में, ये सबसे पहली बात यहाँ पे टर्म है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है दोस्तों, कि जब आप दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आप जरूरी है समझना कि वहाँ का कल्चरल नॉर्म्स क्या है। राइट, व्हाट इज़ द कल्चरल नॉर्म्स। आपको ये भी समझना है कि उस कंट्रीज़ का वैल्यूज़ क्या है। राइट, ऐसा इसलिए क्योंकि कल्चर डिफरेंस का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट के सक्सेस पे। कल्चर का जो डिफरेंस होता है ना दोस्तों, इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। इट हैज़ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। राइट, इट हैज़ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के द्वारा समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई इन्वेस्टर है, वो दोस्तों मान लीजिए कि रुपये का इम्पोर्टेंट नहीं समझता है भारत में, तो वो ऐसा डिसएडवांटेज में रहेगा जब वो यहाँ बिजनेस करेगा। तो इसीलिए आपको कल्चर डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद
ऑप्शन ए को जरा देखते हैं, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल पार्टनर। देखिए पोटेंशियल पार्टनर को आइडेंटिफाई करना ये प्राइमरी रीज़न नहीं है क्यों हम डीप एनालिसिस करें, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है कि अवॉइडिंग टैक्स, देखिए टैक्स को अवॉइड करना ये भी प्राइमरी रीज़न नहीं है। ऑप्शन डी भी गलत है क्योंकि डीप एनालिसिस के दौरान आप टाइम को सेव नहीं कर सकते। तो कल्चर डिफरेंस को समझना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कल्चर डिफरेंस के अलावा और क्या क्या चीज़ है जहाँ पे डीप एनालिसिस ज़रूरी होती है, तो आप सबसे पहले कंट्री का यदि पॉलिटिकल क्लाइमेट, यदि आप कंट्री का पॉलिटिकल क्लाइमेट को इसके बारे में समझना चाहते हैं, यदि आप कंट्री के इकोनॉमिक क्लाइमेट को समझना चाहते हैं तो वहाँ ज़रूरी है। आप दोस्तों यदि रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को समझना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, तो वहाँ पे दोस्तों डीप एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है। आप दोस्तों कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्टडी द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, दैट्स वाई दिस पार्टिकुलर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी, राइट। तो डीप एनालिसिस को कंडक्ट करके इन्वेस्टर को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि क्या रिस्क है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से एसोसिएटेड। ये जानकारी को वो यूज़ कर सकते हैं, इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, राइट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपको समझ में आ गया क्यों सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर सम ऑफ द इशूज फेस्ड बाय इंटरनेशनल एंटिटी ड्यूरिंग कैपिटल बजटिंग, यानी कैपिटल बजटिंग के दौरान जो हमारे इंटरनेशनल एंटिटी हैं वो कौन कौन से इशूज़ को फेस करते हैं। दिस इज द प्राइम क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड हियर, ओके। सो आइए जरा इसका आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन ए है लैंग्वेज बैरियर, ऑप्शन बी है करेंसी सिस्टम डिफरेंस, ऑप्शन सी है ट्रेड बैरियर, ऑप्शन डी है ऑल द अबव। बताइए दोस्तों कि कौन कौन से इशूज़ फेस किए जाते हैं इंटरनेशनल एंटिटी के द्वारा। देखिए लैंग्वेज बैरियर इस कारण से डिफ़िकल्ट होता है कि लोकल पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना, लोकल पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करने में डिफ़िकल्टीज आती है, और उनका रेगुलेटरी इन्वायरमेंट क्या है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को समझने में डिफ़िकल्टी आती है। ये एक लैंग्वेज बैरियर हो गया। करेंसी सिस्टम डिफरेंस की बात करें तो कभी कभी डिफ़िकल्ट होता है कि आप कॉस्ट को, किसी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को, किसी इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट को एस्टिमेट करें, ठीक है, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसे कहते हैं करेंसी सिस्टम डिफरेंस। ट्रेड बैरियर की बात करें तो ट्रेड बैरियर के कारण डिफ़िकल्ट होता है कि आप गुड को इम्पोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, राइट। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट गुड, राइट। तो कभी कभी डिफ़िकल्ट होता है कि आप गुड को इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करें, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो ये तीनों के तीनों इशूज़ हैं। तो लैंग्वेज बैरियर भी इशू है, कल्चर करेंसी सिस्टम डिफरेंस भी इशू है, ट्रेड बैरियर भी इशू है। इन सभी चैलेंजेस के अलावा इंटरनेशनल एंटिटी जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लीगल अनसर्टेनिटी, कल्चरल डिफरेंस भी फेस करते हैं। तो ये सभी फैक्टर ये डिफ़िकल्ट बना देते हैं ताकि आप साउंड कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले लें। तो ऑप्शन नंबर ये जो कर रहा है लैंग्वेज बैरियर, ये सही इसलिए है क्योंकि दोस्तों लैंग्वेज बैरियर के कारण डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप लोकल पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करें और उसके समझना डिफ़िकल्टी होती है। ऑप्शन बी भी करेक्ट है कि करेंसी सिस्टम डिफरेंस के कारण डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट का क्या कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट का क्या बेनिफिट्स है, उसे एस्टिमेट करने में, क्योंकि दोस्तों करेंसी का वैल्यू फ्लक्चुएट होता है, राइट। तो करेंसी का वैल्यू जो है ये क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, जिस कारण से डिफ़िकल्टी होता है प्रेडिक्ट करना कि कितना इन्वेस्टमेंट कॉस्ट करेगा, कितना प्रॉफिट जनरेट करेगा। और ऑप्शन सी जो कर रहा है ट्रेड बैरियर, क्योंकि ट्रेड बैरियर के कारण डिफ़िकल्ट होता है कि आप गुड्स और सर्विसेज को इंपोर्ट कर सकें या एक्सपोर्ट कर सकें, तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ जाएगा, राइट। इट विल इंक्रीज योर कॉस्ट ऑफ इनपुट, और इस कारण से क्या होगा कि जो मार्केट है, पोटेंशियल मार्केट है आउटपुट के लिए, वो घट जाएगा। तो ये सारे के सारे चॉइस सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आया दोस्तों क्यों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये सभी चीज़, ये सभी बैरियर्स है, ये सभी इशूज़ हैं जो कि इंटरनेशनल एंटिटी फेस करते हैं जब भी वो कैपिटल बजटिंग के डिसीजन को लेते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज इट सजेस्टेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन इवैल्यूएटेड इन कैपिटल बजटिंग, यानी दोस्तों कैपिटल बजटिंग में कैसे प्रत्येक कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो सजेस्ट किया गया है उसको इवैल्यूएट किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले कैपिटल बजटिंग को आप समझिए। कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप इवैल्यूएट करते हैं और सेलेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को,
राइट। सो कैपिटल बजटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड सेलेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैंने पहले ही बताया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करना, उसे वैल्यूएट करना, इसे हम लोग कैपिटल बजटिंग कहते हैं। तो साउंड डिसीजन को लेने के लिए ये जरूरी है कि आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस को यूज करें। क्या यूज करें? क्वांटिटेटिव एनालिसिस को, ताकि आप प्रत्येक इन्वेस्टमेंट का, जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं सभी इन्वेस्टमेंट का फाइनेंशियल रिटर्न क्या होगा ये पता कर सकें, सो दैट यू कैन इवेल्युएट द पोटेंशियल फाइनेंशियल रिटर्न ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट। अब देखिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस में होता क्या है, इसके अंदर आप मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करते हैं। यू यूज द मैथमेटिकल मॉडल्स, जिसके द्वारा आप एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। एनपीवी क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है। तो एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, राइट। आप आईआरआर कैलकुलेट करते हैं। आईआरआर क्या होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। या दूसरे मैट्रिक्स को यूज करते हैं जिससे आप कंपेयर कर सकें अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को। तो ये सभी मैट्रिक्स आपको हेल्प करते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करने में जो कि सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करेगा, चाहे एनपीवी हो चाहे आईआरआर हो। इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि हाँ ये पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको समझ में आ गया। अब देखिए ऑप्शन में क्वालिटेटिव एनालिसिस भी, ये क्या होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस दोस्तों सब्जेक्टिव होता है, दिस इज मोर सब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव होता है, इसके अंदर आप बहुत सारे फैक्टर्स को एसेस करते हैं, ठीक है, जैसे कितना रिस्क इन्वॉल्व है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा कंपनी के कल्चर पे, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हेल्पफुल है कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने में, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस को यूज़ करें। बाकी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस प्राइमरी मेथड नहीं यूज होता है। ऑप्शन बी भी गलत है। रैंडम सिलेक्शन दोस्तों एक रिलायबल मेथड नहीं है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। सुपरफिशियल एनालिसिस भी गलत है क्योंकि दोस्तों सुपरफिशियल एनालिसिस के कारण आप एक साउंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले पाएंगे, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि वाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, वाई क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज करेक्ट। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से मैट्रिक्स यूज होता है ये भी मैंने आपको बताया। जैसा कि आपको बताया मैंने एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, फिर वी हैव डिस्कस आईआरआर। आईआरआर यू नो आईआरआर क्या होता है? आईआरआर होता है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि प्रत्येक एमसीक्यूज के मैं प्रत्येक ऑप्शंस को आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो हमारा जो कोर्स है इसमें इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज का इस प्रकार से वीडियो एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो अब आप यदि इस तरह का वीडियो एक्सप्लेनेशन सभी क्वेश्चन के लिए चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कोर्स में इनरोल हो जाए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक दिया हुआ है, so you can enroll in all particular courses. Now let's come to the next question. So friends next question आपके स्क्रीन पर है। Why is capital budgeting important for international project investment in international project decision? क्यों कैपिटल बजटिंग बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट डिसीजन के लिए? दोस्तों देखिए कैपिटल बजटिंग ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होगा। तो पहला की पॉइंट है क्या? प्रॉफिटेबिलिटी। वाई इज़ कैपिटल बजटिंग नेसेसरी? तो जरूरी होने का कारण क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होगा और प्लस क्या होगा? सस्टेनेबल होगा। प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होगा और क्या होगा दोस्तों? सस्टेनेबल होगा ओवर द लॉन्ग टर्म। ये जरूरी इसलिए क्योंकि जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हैं हमारे वो रिस्की हो सकते हैं, राइट। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट रिस्की हो सकते हैं और एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक प्रोजेक्ट। और दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि उनके प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। किसके प्रॉफिटेबिलिटी को? इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को। तो कैपिटल बजटिंग को यूज करके कंपनीज एसेस कर सकते हैं कि फाइनेंशियल रिटर्न क्या होगा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का, यानी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का रिटर्न क्या है। ये एसेस कैसे किया जा सकता है? ये एसेस किया जा सकता है दिस कैन बी कंपनी कैन एसेस द पोटेंशियल फाइनेंशियल रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट और कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं, ठीक है। बाकी जो चॉइसेस है वो गलत हैं। ऑप्शन ए इनकरेक्ट इसलिए है कि पोटेंशियल पार्टनर को आइडेंटिफाई करना ये प्राइमरी पर्पस नहीं है कैपिटल बजटिंग का, ठीक है। ऑप्शन बी कर रहा है अंडरस्टैंडिंग द लीगल सिस्टम। तो लीगल सिस्टम तो समझना बहुत जरूरी है लेकिन ये प्राइमरी पर्पस नहीं है कैपिटल बजटिंग का। ऑप्शन सी कर रहा है टू इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। और सेव टाइम ये भी गलत है क्योंकि कैपिटल बजटिंग के कारण आपका टाइम सेव नहीं होता है। So friends, this was the correct explanation of this particular question. Now let's come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जब भी आप एक प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं while setting up a project abroad, तो इनमें से कौन सा मेजर कंसिडरेशन है जिसको अकाउंट में लिया जाना चाहिए? So this is the question.
So options are cost of labor in the foreign country, legal system of the foreign country, availability of natural resources in the foreign country, weather pattern in the foreign country. बताइए कौन सा फैक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए करेक्ट आंसर है इसका लीगल सिस्टम। तो फॉरेन कंट्री का लीगल सिस्टम कैसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो लीगल सिस्टम का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है प्रोजेक्ट के सक्सेस पे। जैसे मान लीजिए कि लीगल सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं हो, किसी कंट्री का लीगल सिस्टम दोस्तों मान लीजिए कि ट्रांसपेरेंट नहीं हो, राइट, तो हाई रिस्क है करप्शन का, तो ये डिफ़िकल्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना या अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। लेकिन जो दूसरी आंसर चॉइस है ये भी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, लेकिन ये क्रिटिकल नहीं है जितने लीगल सिस्टम है। तो जैसे कि आपको मैं बता दूँ, कॉस्ट ऑफ लेबर हो गया, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी होगी, यहाँ देखिए नेचुरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, कॉस्ट ऑफ लेबर और वेदर पैटर्न, तो ये सभी चीज़ अफेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट के प्रॉफिटेबिलिटी को, लेकिन ये जो है प्रिवेंट नहीं करते किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने से, ठीक है। तो लीगल फैक्टर में कुछ और फैक्टर्स की मैं यदि बात करूँ तो सबसे पहला फैक्टर है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। द फर्स्ट फैक्टर इज रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। तो ये क्या होता है, इसके अंदर लॉस होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो कि बिजनेस एक्टिविटी को गवर्न करते हैं। दूसरा फैक्टर है लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर लॉज होते हैं जो कि गवर्न करते हैं फॉर्मेशन, इंटरप्रिटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसके अंदर लॉज आते हैं जो कि पेटेंट को, ट्रेडमार्क को, कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड लास्ट इज रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। सो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, यानी लॉज होना, प्रोसीड्यूर होना जो कि गवर्न करेंगे डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन को। तो लीगल सिस्टम को सही तरीके से समझकर कंपनी अपने रिस्क जो कि प्रोजेक्ट, देखिए विदेश में प्रोजेक्ट बनाने से रिलेटेड जो भी रिस्क है उसको कैसे अवॉइड करेंगे कंपनी, लीगल सिस्टम को समझ के, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर टारगेटिंग CIB 2023, यदि आप CIB 2023 को टारगेट कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल में आप लोगों के लिए comprehensive plan available है, PDF plan available है, we have mock test plan, so as per your requirement these are the prices which have been placed here and you can opt for any of the plan। और दोस्तों हमारा ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सारा का जो भी प्लान आपको सुटेबल प्लान है उसको आप उसे आप चूज़ करके उसे इनरोल हो सकते हैं। ये हमारा ऐप का नाम है JIVN CIB मेड सिंपल। ये गूगल प्ले स्टोर पे फ्रीली अवेलेबल है, इसको इंस्टॉल कर लें। डेली इस पर फ्री क्विज कंडक्ट किया जा रहा है जो कि बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स, आप ये सभी हेल्प का इन सभी इस कंटेंट का है मदद उठाएं अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन जो है क्यों प्रॉब्लम पोज करता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट अब्रोड के लिए। बताइए, फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन, व्हाई डज इट पोज डिफिकल्टीज प्रॉब्लम फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट अब्रोड। ऑप्शन भी कर रहा है कि इसमें एक्सटेंसिव पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन भी कर रहा है कि फॉरेन करेंसी कन्वर्जन रेट फ्लक्चुएट होता है। ऑप्शन सी कर रहा है कि डिफिकल्ट होता है एक्यूरेट एस्टिमेट करना एक्सपेंसेस का। ऑप्शन डी कर रहा है कि एक्सपेंसिव होता है कि फॉरेन करेंसी में बिजनेस कंडक्ट करना। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए फॉरेन करेंसी कन्वर्जन रेट फ्लक्चुएट करता है, इस कारण से फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन जो है एक प्रॉब्लम पोज करता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट अब्रोड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या रिक्वायर्ड होगा जब आप फॉरेन करेंसी के साथ काम करेंगे, फॉरेन करेंसी कैश फ्लो के साथ काम करेंगे किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए। सो इनमें से किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है व्हेन यू आर वर्किंग विद द फॉरेन करेंसी कैश फ्लो फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए इज मल्टीपल सिनेरियो एंड एलैबोरेटिव वर्किंग। ऑप्शन बी इज स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑप्शन सी इज अ फोकस ऑन मिनिमाइजिंग कॉस्ट rather than मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। ऑप्शन डी इज अ रिलायंस ऑन द एस्टिमेट rather than कंक्रीट डेटा। तो देखिए, जब आप फॉरेन करेंसी कैश फ्लो के लिए काम करेंगे किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए, तो सवाल ये है कि क्या रिक्वायर होगा। तो करेक्ट आंसर है इसका कि मल्टीपल सिनेरियोज एंड एलैबोरेटिव वर्किंग, ये रिक्वायरमेंट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन करेंसी डिस्काउंट, फॉरेन करेंसी कॉम्पिटिशन, फॉरेन करेंसी कॉम्पिटिशन में स्पॉट रेट क्या होता है। तो जिस रेट पे फॉरेन करेंसी को लोकल करेंसी पे एक्सचेंज किया जाता है, जिस रेट पे लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी पे एक्सचेंज किया जाता है, जिस रेट पे फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है दूसरे फॉर्म ऑफ द सेम करेंसी पे, और लास्ट कर रहा है कि जिस रेट पे लोकल करेंसी को किसी ट्रैवलर चेक के लिए एक्सचेंज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, स्पॉट रेट की यदि हम बात करें तो स्पॉट रेट वो रेट होता है द रेट एट विच अ लोकल करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो जिस रेट पे लोकल करेंसी को आप फॉरेन करेंसी के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं उसे हम लोग स्पॉट रेट कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें या किसी प्रोजेक्ट अब्रूड प्रोजेक्ट को सेटअप करें तो क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम है जो कि रेट वोलेटिलिटी के कारण अराइज होता है। यानी जब भी आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं या एक प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं अब्रोड में, तो व्हाट इज़ द पोटेंशियल प्रॉब्लम दैट कैन अराइज ड्यू टू रेट वोलेटिलिटी। पहला है सुटेबल सप्लायर को फाइंडिंग में डिफिकल्टी, दूसरा है लोकल अथॉरिटी के साथ कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी, तीसरा है लोकल एम्प्लॉय को मैनेज करने में डिफिकल्टी, और चौथा है फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन में डिफिकल्टी। तो फ्रेंड्स बताइए क्या सही जवाब है इसका। तो सही जवाब है इसका कि आप लोकल एम्प्लॉय को मैनेज करने में, फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन को वैल्यूएट करने में डिफिकल्टी होती है। सो द मेजर डिफिकल्टी जो फेस होती है दैट इज़ द डिफिकल्टी इन फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि व्हाट इज द टर्म यूज फॉर प्रिवेलिंग रेट यूज टू कन्वर्ट लोकल करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी। आप लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कौन सा प्रिवेलिंग रेट है जिसको आप यूज़ करेंगे। स्पॉट रेट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट एंड फ्यूचर प्रीमियम रेट एंड इंटरेस्ट रेट। तो फ्रेंड्स सही जवाब है इसका स्पॉट रेट। ठीक है, जब भी आप एक लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आप स्पॉट रेट को यूज करेंगे। ये वो रेट होता है जिसे आप लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले दीज आर द प्लान्स दैट वी हैव दैट इज अवेलेबल फॉर अस फॉर यू। सो आप देख सकते हैं CIB का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, राइट। इट इंक्लूड्स यूनिट वाइज कंसाइज PDF नोट्स, 3000+ MCQs, डेली क्विजेस, वीडियो एक्सप्लेनेशन, यूनिट वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल, कंटेंट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल द 5 सब्जेक्ट्स। एंड दोस्तों आज आपको स्पेशल ऑफर मिल रहा है, यू आर गेटिंग ऑफर ऑफ 20% डिस्काउंट। सो यू कैन अवेल दिस पार्टिकुलर ऑफर वैलिड टिल मिडनाइट। CIB का PDF प्लान है, इसके अंदर यूनिट वाइज कंसाइज PDF नोट्स, 3000+ MCQs, यूनिट वाइज थ्योरी एंड MCQ PDF, CIB का मॉक टेस्ट है, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन, डेली क्विजेस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। सो ये सभी हमारे पास प्लान्स हैं जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं हमारे ऐप पे जाकर। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। GIB and CIB मेड सिंपल से रिलेटेड ऐप है। फ्रेंड्स आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। इंटरफेस में आपको लॉगिन करना होगा, एक OTP आएगा, OTP को डालेंगे तो आप इस ऐप में इंस्टॉल कर सकते हैं। और ऐप का जो हमारा फ्री मटेरियल सेक्शन है उसमें जाकर आप डेली क्विजेस दे सकते हैं जो कि कम्प्लीटली फ्री है। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, गूगल प्ले स्टोर पे ये अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हाउ इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट कैलकुलेटेड। पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्पॉट रेट को एडजस्ट करने का इन्फ्लेशन से। दूसरा कह रहा है कि स्पॉट रेट को एडजस्ट करने का जब तक ये टाइम एक्सपायर ना हो जाए। तीसरा कह रहा है कि स्पॉट रेट को एडजस्ट करने का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से। एंड द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज एडजस्टिंग द स्पॉट रेट फॉर फॉरेन एक्सचेंज फी। सही जवाब है दोस्तों कि स्पॉट रेट को एडजस्ट करना टाइम तक जब तक एक्सपायर ना हो जाए। मैक्सिमम अमाउंट जो कि इंडिविजुअल भारत में इंडिविजुअल जो है एनुअली विदेश भेज सकते हैं अलग अलग पर्पस के लिए अंडर LRS लिबराइज लिमिटेड स्कीम, वो कितना है। 50,000 $US पर फाइनेंशियल ईयर, 1 लाख $US पर फाइनेंशियल ईयर, 2 लाख USD पर फाइनेंशियल ईयर, 2.5 लाख USD पर फाइनेंशियल ईयर। करेक्ट आंसर इज 2.5 लाख USD पर फाइनेंशियल ईयर। क्या बेनिफिट है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स का, जैसे इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, कंट्री फंड, इंटरनेशनली लिस्टेड स्टॉक, इसका क्या बेनिफिट है। ऑप्शन कर रहा है ये इन्वेस्टर को अलाउ करता है कि वो इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन को अचीव कर सकें बिना एक्सेसिव कॉस्ट इनकर किए हुए। ये गारंटेड रिटर्न प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट पे। ये करेंसी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के रिस्क को एलिमिनेट करता है। ये केवल अवेलेबल होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को। सही जवाब है दोस्तों ये इन्वेस्टर को ये जो हमारा इन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है जैसा कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, कंट्री फंड, ये इन्वेस्टर को अलाउ करता है कि वो इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन अचीव कर सके बिना एक्सेस कॉस्ट को इनकर किए, राइट। सो IPI का क्या फुल फॉर्म होता है। इंडियन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इंटरनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनटू पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों IPI का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPI। बताइए दोस्तों व्हाट इज़ द IPI। सो IPI मीन्स इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो IPI किस किस फॉर्म से हो सकता है। लिस्टेड इक्विटीज और म्यूचुअल फंड के माध्यम से, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट और ट्रेजरी बिल के माध्यम से, म्यूचुअल फंड और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, लिस्टेड इक्विटी, म्यूचुअल फंड, डेप्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स आज आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है। कोर्सेज प्राइस जो है कल से बढ़ने वाले हैं। आज आपको 20% का मौका दिया जा रहा है, तो आज ही आप इंस्टॉल कर लें हमारे GIB and CIB मेड सिंपल ऐप।
और फ्रेंड्स इस पार्टिकुलर मौके का फ़ायदा उठाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस डेली जो हमारा लाइव सेशन आता है एमसीक्यूज़ का, उसका आप हेल्प ले सकें। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, और भी लोगों के साथ शेयर करें इस पार्टिकुलर वीडियोज़ को लाइक कर लें ताकि ये कंटेंट और भी CIB एस्पिरेंट तक पहुँच सके। फ्रेंड्स हमारे पास टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर डेली क्विज़ेस कंडक्ट किए जाते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन कर लें। हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फेसबुक ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपको किसी विशेष जानकारी चाहिए CIB से रिलेटेड, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।